L33 हिंदी अध्याय 32 चरम मौसम _3। हालांकि दूसरी ओर भयंकर तूफानी मौसम के अपने नुकसान भी हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी क्षण कई अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं, और ये परिस्थितियां यान फेई के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थीं। यान फेई को ऑपरेशन के दौरान संभावित आपात स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना था, जिसका निश्चित रूप से उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ा। फिर भी पेरिस के मौसम पर यान फेई का कोई नियंत्रण नहीं था, वह केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से ही अनुकूलन कर सकता था। सौभाग्य से उसके विरोधियों को भी अत्यधिक मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे यान फेई को इस मामले में एक निश्चित लाभ मिला। लू पिनपिन ने आज यान फेई की चिंताओं से अनजान होकर बहुत अच्छा समय बिताया। उसे बस थोड़ी निराशा हुई कि संभावित खराब मौसम उसे यान फेई के साथ पेरिस में दर्शनीय स्थलों की यात्रा जारी रखने से रोक सकता है। जब दोनों होटल लौटे तब तक रात हो चुकी थी। होटल में खाना खाने के बाद यान फेई ने लू पिनपिन के कॉफी पीने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और शाम की अपनी कार्ययोजना पर ध्यानपूर्वक विचार करने और वैकल्पिक रणनीतियां बनाने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। जंग लगी डिस्क बेशर्मी से टीवी न्यूज पर दिखाई गई थी, इसलिए यान फेई निश्चित रूप से अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसने इसे देखा था। केन्या संग्रहालय में दिखाई देने वाले जंग लगे उपकरण को ही उदाहरण के तौर पर लें तो यह अभी अभी टीवी पर दिखाई दिया था, यहाँ तक कि एक छोटे से अफ्रीकी देश के टेलीविजन स्टेशन के प्रसारण पर भी। फिर भी इसे तुरंत विभिन्न बलों ने खोज लिया और इसे जब्त करने के लिए कर्मियों को भेज दिया गया। उस समय यान फेई बहुत तेजी से आगे बढ़े। खबर देखते ही वे तुरंत रवाना हो गए, लेकिन अमेरिकी CIA के एजेंट भी उतनी ही तत्परता से अपनी कार्रवाई कर रहे थे। इस बीच चीनी दल भी शामिल हो गए। चीनी दल घटनास्थल पर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि बताया जाता है कि उन्हें अमेरिकियों ने कहीं और रोक लिया था, इसलिए वे समय पर नहीं पहुंच सके। उस समय यान फेई को कैप्टन चाइना की टीम का सदस्य समझ लिया गया था। बाद में जब यान फेई ने समाचार देखा तो उसे पता चला कि उसके और अमेरिकी CIA के जाने के बाद केन्या संग्रहालय में हिंसक झड़पें हुई थीं। लड़ाके कई अलग अलग देशों और ताकतों से थे। बस उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर से हुई और वे अपना मौका चूक गए। तो इन संकेतों से साफ है कि दुनिया भर के कई देश और संगठन ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी वस्तुओं के अस्तित्व से वाकिफ हैं और जानते हैं कि ये वस्तुएं उन्हें कई तरह के फायदे पहुंचा सकती हैं। अगर यान फेई जंग लगी डिस्क खोज सकता है तो जाहिर है कि दूसरे देशों या संगठनों ने भी उसे खोज लिया होगा। ये देश या संगठन भी जंग लगी डिस्क जरूर हासिल करना चाहेंगे, और हो सकता है कि उनके जब्ती कर्मचारी पहले ही पेरिस पहुंच चुके हों, या हो सकता है कि वे पेरिस में ही इकट्ठा होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। भले ही उसे चरम मौसम का सामना करना पड़े, यान फेई के पास कार्रवाई का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह हिचकिचाता या धीरे धीरे काम करता तो संभावित विरोधी पहले हमला कर सकते थे। लूव्र संग्रहालय हालांकि पूरी तरह से सशस्त्र फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा संरक्षित था, इन देशों या संगठनों द्वारा भेजे गए गुर्गों के सामने कोई मौका नहीं था, और इस प्रकार जंग लगी डिस्क की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका। freewebnovel.com। एक बार जंग लगी डिस्क इन ताकतों के हाथ लग गई तो उसे छिपाकर धीरे धीरे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। हो सकता है कि वह दुनिया के सामने कभी न आए, और यान फेई को उसे पाने का मौका गंवाने का हमेशा अफसोस रहेगा। इसलिए यान फेई को इस बार जंग लगी डिस्क हासिल करनी ही थी, लेकिन पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। जब यान फेई अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, अपनी युद्ध योजना को लगातार परिष्कृत कर रहा था और स्थिति में संभावित बदलावों के बारे में सोच रहा था, बाहर का मौसम लगातार भयावह होता जा रहा था। आसमान में और भी ज्यादा काले बादल छा रहे थे और हवा में तेज हवाएं धीरे धीरे तूफान में बदल रही थीं। मौसम पल पल और भी कठोर होता जा रहा था। फिर भी न तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी, न ही बारिश के कोई आसार। शाम के 8 बजते बजते पेरिस के ऊपर का आसमान भयावह बादलों से भर गया, जिसने शहर के निचले इलाके को ऐसे ढंक लिया मानो कोई विशाल पर्वत आसमान में लटका हो, जो किसी भी पल पेरिस को चूर चूर कर देने को तैयार हो। तेज हवा के झोंके में पेरिस के ऊपर हवा में कूड़ा कचरा घूम रहा था। इसके अलावा सड़कों पर लगे कुछ बड़े पेड़ उखड़ गए, जिससे शहर के भूदृश्य को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसी चरम मौसम स्थितियों का सामना करते हुए पेरिस की नगरपालिका सरकार ने तूफान और हवा की चेतावनी का एक पूर्व नोटिस जारी किया, जिसमें निवासियों को संभावित खतरों से बचने के लिए घर पर रहने और बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। नतीजतन पेरिस का शहरी क्षेत्र भयावह रूप से खाली हो गया, बसें बंद हो गईं और टैक्सियां दुर्लभ हो गईं।
तूफान और हवा की चेतावनी के कारण सीन नदी पर सभी क्रूज और मालवाहक जहाजों का परिचालन बंद हो गया। तूफानी हवाओं के कारण सीन नदी की लहरें अशांत थीं, कोई भी जहाज उसके पानी में चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात के लगभग 8 बजे, जब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, ड्रोन ऊंची लहरों का फायदा उठाकर सीन नदी के मुहाने में घुस गया। फिर धारा के विपरीत तैरते हुए ड्रोन तेजी से पेरिस के शहर की ओर बढ़ गया। असामान्य मौसम वाली इस रात ड्रोन ने आधिकारिक तौर पर अपना अभियान शुरू कर दिया। यान फेई की योजना के तहत वे पेरिस के लूव्र संग्रहालय से कलाकृतियां हथियाने के लिए एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ने वाले थे, जिससे बाहरी दुनिया के सामने उनकी जबरदस्त ताकत का खुला प्रदर्शन होता। freewebnovel.com। ड्रोन सीन नदी की तलहटी में बेहद तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, और जब तक वह पेरिस के मुख्य इलाके में पहुंचा, रात के 10:30 बज चुके थे। उसी समय पेरिस के ऊपर के अशुभ घने बादल अचानक चमक उठे और कहीं से एक विशाल बिजली कौंधी और आकाश को 2 भागों में विभाजित कर दिया। फिर धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट हुई, जिसने लोगों के कान सुन्न कर दिए और उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। बिजली कड़कने के साथ ही पेरिस के ऊपर आसमान में लगातार बिजली की बत्तियां चमकने लगीं। अनगिनत बिजली के कड़कने की आवाजें तेजी से प्रकट हुई, मानो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हो। पूरे आसमान को बिजली के जाल की तरह भर दिया, और उसके बाद तेज गड़गड़ाहट की लगातार गूंज सुनाई देने लगी। कुछ देर के लिए पेरिस धरती हिला देने वाले तूफानों के भयावह दृश्यों से घिर गया, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। और फिर लंबे समय से चल रही मूसलाधार बारिश आखिरकार बरसने लगी। यान फेई भी बाहर गरजते मौसम से चौंक गया। खिड़की के पास खड़ा वह बाहर लगातार चमकती बिजली और गरज और खिड़की से टकराती तेज बारिश देख रहा था। उसका दिल चुपके से घबराहट से धड़क रहा था। 2 दशकों से ज्यादा समय से जिंदा रहने के बाद उसने पहली बार इतना चरम प्रतिकूल मौसम देखा था। अक्टूबर का महीना था और पेरिस पहले ही पतझड़ में प्रवेश कर चुका था। किसी ने भी इस समय इतनी भयानक बारिश की उम्मीद नहीं की थी। हाल के वर्षों में चरम मौसम की घटनाएं दुनिया भर में ज्यादा बार और व्यापक हो गई हैं, जो अतीत में सदियों में एक बार होने वाली घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानवता द्वारा पर्यावरण विनाश एक चरम बिंदु पर पहुंच गया है और प्रकृति इस तरह चेतावनी दे रही है? ऐसी भयावह मूसलाधार बारिश में न केवल गरज और बिजली एक साथ चमक रही थी, बल्कि तेज हवाएं भी चल रही थीं, और किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग हमेशा अपने कमरों में दुबके रहना पसंद करते थे। बाहरी दुनिया के भयावह आतंक की तुलना में छोटे कमरे ज्यादा सुरक्षित लग रहे थे। यहाँ तक कि पेरिस पुलिस, जो व्यवस्था बनाए रखती थी, सड़कों पर गश्त करने के बजाय थाने के अंदर ही रही। इन अधिकारियों की नज़र में ऐसे भीषण मौसम में आपराधिक कृत्य अकल्पनीय थे और बाहर चलना भी बेहद मुश्किल था। इसलिए ये सबसे सुरक्षित समय था और गश्त की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि यान फेई मौसम की गंभीरता से स्तब्ध था। उसने रात के लिए अपनी कार्ययोजना पहले ही बना ली थी और उसे विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे अंजाम देना था। जैसे ही उसने ड्रोन का स्थान भांपा, उसने पाया कि वह रिट्स होटल के नीचे सीन नदी के उस हिस्से में पहुंच गया था। उसने अपने कमरे का पर्दा हटाया और ऊपर आसमान में गरज, बिजली और तेज हवाओं का तूफान देखा, जबकि नीचे शहर अंधेरा और सुनसान था। उसने नीचे नदी की ओर ध्यान से देखा और अपनी भयानक दृष्टि से उसे तुरंत पानी में एक विशाल परछाई दिखाई दी। यह उसका ड्रोन अवतार था। इस क्षण ड्रोन ने अपनी गति रोक दी थी और चुपचाप पानी की तलहटी में छिप गया था, गतिहीन। यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस में उपकरणों और वस्तुओं की एक बार फिर जांच की और फिर अपने कमरे के दरवाजे पर निशान लगाया। सब कुछ अपनी जगह पर रखने के बाद उसने जोर लगाया और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां उसके शरीर के अंदर हिलने लगीं। उसका शरीर तेजी से फूल गया, मानो उसमें हवा भर दी गई हो, और पल भर में वह 2 मीटर ऊंचे विशालकाय शरीर में बदल गया। फिर उसने काले रंग का नाइटवियर निकाला, उसे पहना और आखिर में एक भयावह भूत का मुखौटा पहन लिया। पल भर में यान फेई ने खुद को काले कपड़े पहने एक आदमी का रूप दे दिया, जो उसके मूल शरीर की बनावट से लगभग अलग नहीं था। यान फेई ने खिड़की खोली और बाहर बालकनी में कदम रखा। उसने मुड़कर खिड़की बंद कर ली, खुद को संभालने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर एक छलांग लगाकर बालकनी से नीचे कूद गया। लगभग उसी समय सीन नदी की तलहटी में छिपा ड्रोन तेजी से ऊपर आ गया और उसका कॉकपिट का दरवाजा तेजी से खुल गया। और ठीक इसी क्षण यान फेई ने ऊंचाई से छलांग लगाए, कॉकपिट में बिल्कुल सही जगह पर उतरा और सीट पर बैठ गया।
यान फेई को उठाने के बाद ड्रोन ने तुरंत कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया और नदी तल में वापस डूब गया। फिर सीन नदी के साथ साथ अपनी पानी के नीचे की यात्रा जारी रखी। सीन नदी पेरिस का प्रतीक है और नगरपालिका सरकार हर साल नियमित रूप से नदी से तलछट निकालने का काम करती है, जिससे पेरिस शहर के केंद्र में स्थित यह हिस्सा सबसे गहरा हो जाता है, जिसकी औसत गहराई 30 मीटर से ज्यादा है। ड्रोन के लगभग 7 मीटर आकार के कारण नदी के इस हिस्से में चलने के लिए पर्याप्त जगह थी। freewebnovel.com। नदी के ऊपर की ओर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन अपने अंतिम गंतव्य पेरिस के एक एरोंडिसमोन, जो लूवर संग्रहालय का स्थान है, पहुंच गया। यान फेई ने पहले विभिन्न दस्तावेजों, फोटो, वीडियो और अपने अनुभवों का उपयोग करके लूवर का एक भूभाग मानचित्र तैयार किया था। इस कार्य के लिए उन्होंने इंटरनेट से पेरिस के भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क का एक मानचित्र भी डाउनलोड किया था। इसलिए वे पेरिस में पाइपलाइन मार्गों की भूमिगत दुनिया से अच्छी तरह परिचित थे। लूवर के भूभाग मानचित्र और भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क मानचित्र को लूवर के कुछ आधिकारिक अभिलेखों के साथ मिलाकर उन्होंने नदी तल में एक परित्यक्त मार्ग के प्रवेश द्वार का शीघ्रता से पता लगा लिया। लूवर पैलेस का निर्माण फ्रांस के पूर्व सम्राटों ने करवाया था, जिसकी आधी से ज्यादा संरचनाएं जमीन के ऊपर स्थित हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए सम्राटों ने डिजाइन में कई भागने के रास्ते भी शामिल किए थे, जो सभी भूमिगत थे। इसलिए सतह के नीचे विशाल आकार की कई गुप्त संरचनाएं हैं, जिन्हें अपने आप में एक और लूवर संग्रहालय माना जाता है। बस इतना है कि आम जनता द्वारा देखा जाने वाला लूवर पूरी तरह से जमीन के ऊपर है, इसलिए भूमिगत संरचनाएं ज्यादातर अज्ञात ही रहती हैं। हालांकि लूवर संग्रहालय के नीचे की वास्तुकला पर कम ही लोग ध्यान देते हैं, फिर भी इतिहास में इसके विस्तृत अभिलेख मौजूद हैं। साथ ही कुछ तकनीकी चैनलों के कार्यक्रमों ने भी भूमिगत महल की खोज की है, जिससे यान फेई को ऐसी सामग्री मिली जिससे उन्हें पर्याप्त उपयोगी जानकारी मिल सकी। ऑक्सिलरी ब्रेन द्वारा संग्रह और व्यवस्था के बाद वह अपने पास मौजूद अल्प जानकारी से इन भूमिगत संरचनाओं का एक पूर्ण त्रि-आयामी मानचित्र तैयार करने में सक्षम हो गया। यान फेई को जो परित्यक्त मार्ग मिला, वह लूवर संग्रहालय की भूमिगत इमारतों की ओर जाता था। ये संग्रहालय का सबसे पुराना जल निकासी पाइप था, जिसे लूवर की जल निकासी प्रणाली के पुनः डिजाइन और अद्यतन के बाद छोड़ दिया गया था। अगर यान फेई जंग लगी डिस्क की सही जगह की पुष्टि कर पाता, तो वह सीधे ड्रोन तैनात कर देता, उसकी मिसाइलों से लूवर संग्रहालय को उड़ा देता और फिर उस वस्तु को बलपूर्वक जब्त कर लेता। हालांकि यान फेई ने दिन के समय लक्ष्य को लूवर में लाते हुए देखा था, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ छिपा है। लूवर के विशाल क्षेत्र और असंख्य दीर्घाओं के कारण यान फेई उस समय लक्ष्य के स्थान की गणना नहीं कर सका, ज्यादा से ज्यादा वह लक्ष्य के अनुमानित स्थान का ही पता लगा सका। इसलिए यान फेई के लिए ड्रोन का बेतहाशा इस्तेमाल करके बमबारी करना असंभव था, जिससे लूवर खंडहर में तब्दील हो सकता था। ऐसी घटना के बाद जंग लगी डिस्क के रहस्य निश्चित रूप से फ्रांसीसी अधिकारियों को पता चल जाते, जो निश्चित रूप से लक्ष्य को सुरक्षित कर लेते, जिससे यान फेई के लिए उस पर कभी भी हाथ पाना असंभव हो जाता। लक्ष्य का सटीक स्थान जाने बिना यान फेई सीधे ड्रोन हमला नहीं कर सकता था। यान फेई के पास एकमात्र विकल्प ये था कि वह लूवर संग्रहालय में स्वयं घुसपैठ करे, अंदर लक्ष्य का स्थान निर्धारित करे और फिर अपनी सैन्य शक्ति से उसे बलपूर्वक अपने कब्जे में ले ले और फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट जाए और एक ड्रोन की मदद से उस क्षेत्र से भाग निकले। यह एक अपरिष्कृत तरीका था, लेकिन अपनी अलौकिक क्षमताओं और अपने शक्तिशाली ड्रोन अवतार के कारण यान फेई के लिए यह उपयुक्त था। एक बार लक्ष्य का स्थान निश्चित हो जाने पर भले ही उसे भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़े, जब तक ड्रोन अवतार अपनी शक्तिशाली सैन्य शक्ति के साथ कार्रवाई करता रहेगा, वह आज के मिशन में निश्चित रूप से सफल होगा। ड्रोन सीन नदी की तलहटी में छिपा हुआ था। जब यान फेई ने ड्रोन कॉकपिट का दरवाजा खोला, तो उसने प्रवेश द्वार पर एक हल्की सफेद रोशनी देखी, जिसने नदी के पानी को बाहर ही रोक दिया, जिससे वह ड्रोन कॉकपिट में नहीं जा पाया। यान फेई ने यूनिवर्सल स्पेस से डाइविंग गियर और एक ऑक्सीजन टैंक निकाला और जल्दी से कॉकपिट के अंदर डाइविंग सूट पहन लिया, ऑक्सीजन टैंक को अपनी पीठ पर बांध लिया और मुंह में रेस्पिरेटर लगा लिया। उसने अपने पैरों से जोर लगाया और उसका शरीर सफेद रोशनी से होकर नदी के पानी में चला गया। उस समय सीन नदी तूफान के कारण उग्र और प्रचंड हो गई थी। उसकी सतह पर अशांत लहरें उठ रही थीं, जलस्तर बढ़ रहा था और नीचे अंतर्धाराएं घूम रही थीं। अगर कोई आम इंसान होता तो पानी में उतरते ही बह जाता, लेकिन यान फेई कोई आम इंसान नहीं था। वो मजबूत था और नदी की तलहटी में तेज धारा के विपरीत तैर रहा था। उसकी गति लगभग जमीन पर दौड़ रहे किसी आम इंसान जितनी ही तेज थी।
50 मीटर से ज्यादा पानी के अंदर तैरने के बाद यान फेई नदी की एक दीवार के पास पहुंचा। वहां उसे एक बाड़ दिखाई दी जिसके पीछे एक अंधेरी गोल सुरंग थी जिसका मंजिल अज्ञात था। यान फेई ने बाड़ को पकड़ लिया और थोड़ा जोर लगाकर बीच की सलाखों को आसानी से मोड़ दिया जिससे एक बड़ा सा छेद बन गया। फिर यान फेई रेंगते हुए उस सुरंग में पहुंचा जो पत्थरों से बनी एक संकरी गोल लगभग 1 मीटर व्यास की जल निकासी सुरंग थी जिससे यान फेई को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। freewebnovel.com। अपनी पीठ पर ऑक्सीजन टैंक लटकाए यान फेई तेजी से जल निकासी सुरंग में तैरता हुआ आगे बढ़ा और लगभग 100 मीटर बाद सुरंग ऊपर की ओर उठी जिसका उसने पीछा किया। जब वह जल निकासी सुरंग के अंत में पहुंचा तो यान फेई को बाहर निकलने पर एक और लोहे की बाड़ मिली। उसने वही तरीका अपनाया, सलाखों को मोड़कर एक और बड़ा छेद बनाया और फिर जल निकासी मार्ग से तैरकर बाहर निकल गया। लगभग 20 मीटर और तैरने के बाद यान फेई पानी की सतह पर पहुंच गया और नाले के अंत में पहुंच गया। हालांकि उसके चारों ओर घना अंधेरा था, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था और अपनी अद्भुत दृष्टि के बावजूद सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। सौभाग्य से यान फेई एक छोटी टॉर्च साथ लाया था। उसे जलाकर उसे अंत में एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह वहां कितने सालों से था। यान फेई ने उसे हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया जिससे वह चौंक गया। लेकिन ये स्पष्ट था कि यह एक बंद जगह थी। आवाज धीमी गूंज रही थी और दूसरों को पता नहीं चल पाए। यान फेई ने जल्दी से डाइविंग सूट उतार दिया, ऑक्सीजन टैंक हटा दिया और सब कुछ यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। हालांकि यह एक बंद जगह थी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं थी। अंदर अभी भी हवा का संचार हो रहा था जिससे सांस लेना संभव था। यान फेई हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ता रहा। ये जल निकासी नाला मूल रूप से लूवर संग्रहालय से सीन नदी तक पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें बहता पानी नहीं था, बस ढेर सारे चूहे थे जो यान फेई के पास आते ही भाग जाते थे। लूवर संग्रहालय की पाइपलाइन के नवीनीकरण के बाद इस जल निकासी नाले को छोड़ दिया गया और सुरक्षा कारणों से प्रवेश द्वार को एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। उस समय उन लोगों ने सीन नदी के बीचों बीच स्थित जल निकासी नाले के प्रवेश और निकास द्वार की उपेक्षा की, जिससे यान फेई इस नाले से तैरकर अंदर आ सके। जैसे ही यान फेई इधर उधर चल रहा था और कभी कभी सामने आने वाले चूहों को भगा रहा था, उसके दिमाग में एक त्रिआयामी नक्शा उभर आया जिसके बीच में एक हरा बिंदु लगातार घूम रहा था जो खुद यान फेई का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सहायक मस्तिष्क ड्रोन और यान फेई के बीच दिशा और दूरी में बदलाव को मापकर यान फेई की स्थिति का पता लगा सकता था और फिर त्रिआयामी नक्शे पर वास्तविक समय में उसकी स्थिति प्रदर्शित कर सकता था। लूवर संग्रहालय के इस त्रिआयामी नक्शे पर भरोसा करते हुए यान फेई बड़ी सुविधा से आगे बढ़ता रहा। उसे कभी भी रास्ता भटकने का खतरा नहीं हुआ। 1 मिनट जमीन के नीचे चलने के बाद यान फेई ने देखा कि जल निकासी का रास्ता एक बड़े पत्थर से अवरुद्ध था। 3D मानचित्र पर उसे पता चला कि यह असल में लूवर संग्रहालय जाने वाला रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया था। इस रास्ते से अंदर जाने पर लूवर संग्रहालय के भूमिगत महल में प्रवेश किया जा सकता था। हालांकि अवरुद्ध रास्ता विशाल पत्थरों और कीचड़ से भरा हुआ था। प्रत्येक पत्थर का वजन हजारों पाउंड था, जिससे आम लोगों के लिए उसे हिलाना असंभव था। यही कारण था कि कई वर्षों से कोई भी इस रास्ते से लूवर संग्रहालय में प्रवेश नहीं कर पाया था। फिर भी जो आम लोगों के लिए एक दुर्गम बाधा थी, वह यान फेई के लिए कोई चुनौती नहीं बन पाए। वह एक विशाल पत्थर के पास गया, उस पर हाथ रखा और वो पत्थर अदृश्य हो गया और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में समा गया। जैसे ही विशाल पत्थर हटाया गया, मिट्टी और रेत के ढेर नीचे गिर पड़े, जिससे एक विशाल अंतरिक्ष प्रकट हुआ। वह आगे बढ़ा, एक और विशाल पत्थर पर हाथ रखा और उसे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में समाहित कर दिया, जिससे आगे एक और विशाल अंतरिक्ष प्रकट हुआ। इस तरह यान फेई तेजी से साफ किए गए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। जल्द ही उसका विश्वव्यापी अंतरिक्ष विशाल पत्थरों से भर गया, लेकिन आगे का रास्ता अभी पूरी तरह से साफ नहीं था। इसलिए यान फेई उस रास्ते से हटकर नाले के पास आया और विश्वव्यापी अंतरिक्ष से विशाल पत्थरों को निकालकर नाले में रख दिया। हालांकि आसानी से आने जाने के लिए उसने पत्थरों से अपना प्रवेश मार्ग अवरुद्ध नहीं किया। इसके बजाय उसने गुजरने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी। यान फेई ने पत्थरों के गिरने की ऊंचाई को नियंत्रित किया, इसलिए जब उसने उन्हें बाहर निकाला तो उन्होंने कोई आवाज नहीं की, जिससे खुद के उजागर होने का खतरा कम हो गया। पत्थरों को लगातार ढोते हुए
यान फेई 50 मीटर आगे बढ़े और आखिरकार खाली पड़े नाले को साफ करके लूव्र संग्रहालय के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने आखिरी पत्थर को वापस अपनी जगह पर रख दिया और प्रवेश द्वार से रास्ता बंद कर दिया ताकि दूसरों को कुछ भी असामान्य नजर न आए। यहां पहुंचते ही वो लूव्र संग्रहालय की परिधि में आ गया। एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। यान फेई अब इस धुंधली रोशनी की मदद से अंदर का रास्ता और भी साफ देख सकता था, इसलिए उसने टॉर्च को यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया और सावधानी से रास्ते पर आगे बढ़ा। दसियों मीटर चलने के बाद उसे आगे कई अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। ऑक्सिलरी ब्रेन के 3D मानचित्र ने यहाँ के विभिन्न प्रवेश द्वारों और गंतव्यों को चिन्हित किया था और केवल एक ही लूव्र संग्रहालय के अंदर जाता था। इस मार्ग के अंत में एक बिल्कुल नया दरवाजा था। दरवाजा बंद था, जिसके किनारे 2 निगरानी कैमरे लगे थे। मंद रोशनी में दोनों कैमरे बाएं और दाएं घूम रहे थे, साफ तौर पर अंदर से किसी की चौकस निगाह के नीचे। यान फेई ने सहायक मस्तिष्क की मदद से लूव्र संग्रहालय का एक त्रिआयामी भूभाग मानचित्र पुनर्स्थापित किया, ये जानते हुए कि उसे सामान्यतः किस दिशा में जाना चाहिए। हालांकि उसके सामने वाला दरवाजा उस मानचित्र पर मौजूद नहीं था जिसे उसने पुनर्स्थापित किया था, और न ही उसने उसके ऊपर लगे 2 निगरानी कैमरों का अनुमान लगाया था, न ही इस बात का कि अंदर से कोई दरवाजे के बाहर के क्षेत्र पर नजर रख रहा था। न तो डेटा रिकॉर्ड और न ही खुफिया रिपोर्टों में संग्रहालय में जाने वाले इस गुप्त मार्ग में किसी दरवाजे का जिक्र था। यान फेई को यहां दरवाजा देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इंटरनेट से मिली जानकारी कुछ पुरानी हो चुकी थी। आखिरकार काफी समय हो गया था और एक नया दरवाजा जैसे बदलाव तो बिल्कुल सामान्य बात थी। रवाना होने से पहले यान फेई ने आज रात के ऑपरेशन के लिए एक विशेष युद्ध योजना तैयार की थी, जिसमें विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं और उनसे संबंधित आकस्मिक उपायों के अनुकरण शामिल थे। इनमें से एक परिदृश्य में रास्ते में एक बंद दरवाजे का सामना करना भी शामिल था। freewebnovel.com योजना के अनुसार अगर यान फेई को कोई रुकावट वाला दरवाजा मिलता तो वह उसे खोलने की कोशिश करता। अगर वह नहीं खुल पाता तो वह यूनिवर्सल स्पेस से विस्फोटकों का इस्तेमाल करके उसे तोड़ देता और लूव्र में जबरदस्ती घुस जाता। हालांकि ऐसा करने से समय से पहले ही उसके ठिकाने का पता चल जाता, जिससे उसके काम में बाधा आती और जंग लगी डिस्क को ढूंढने में मदद नहीं मिलती। अगर उसे इस विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता तो यान फेई की रणनीति यही थी कि वह सब कुछ नजरअंदाज करके सीधे लूव्र के प्रबंधन विभाग में जाए, कर्मचारियों को बंधक बनाए और उनसे रस्टी डिस्क का पता लगाए। फिर वह ड्रोन पर लगी मिसाइलें दागकर उस कमरे में घुस जाए जहां लक्ष्य स्थित था, लक्ष्य को बलपूर्वक पकड़ ले और विभिन्न बलों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही भाग निकले। यान फेई ने कई तरह की आकस्मिकताओं के लिए तैयारी कर रखी थी, इसलिए मुश्किलों का सामना करने पर वह घबराया नहीं। जैसे ही वह दरवाजे के पास लगे निगरानी कैमरों को निष्क्रिय करने और यह जांचने के लिए कि क्या वह दरवाजा खोल सकता है, यूनिवर्सल स्पेस से धुएं के गोले दागने ही वाला था कि दूसरे गलियारे से धीमी आवाज में कदमों की आहट सुनाई दी। यान फेई जल्दी से पीछे हट गया, बगल के एक गलियारे में छिप गया और अंधेरे से स्थिति का निरीक्षण करने लगा। जैसे जैसे कदम नजदीक आते गए, यान फेई ने काले बॉडीसूट पहने 3 लोगों को बगल के गलियारे से आते देखा। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे ताकि किसी को पता न चले। चलते हुए वे अपने हाथों में एक नेविगेशन सिस्टम की जांच कर रहे थे, अपनी स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। फिर वे उस गलियारे के सामने खड़े हो गए जिसका उद्देश्य यान फेई का लूव्र में प्रवेश करना था। निगरानी कैमरों की नजर से बचने के लिए वे एक कोने में छिप गए और चुपचाप बातचीत करने लगे। यान फेई ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और उनकी बातचीत पर कान लगा लिया। सौभाग्य से तीनों अंग्रेजी बोल रहे थे, जिसे यान फेई अपने भाषाई कौशल से समझ सकता था। काले कपड़े पहने एक ईमानदार अधेड़ उम्र के गोरे आदमी ने कहा, भगवान भला करे, आज रात के तूफान ने बाहर इतनी तबाही मचा दी है, सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, वरना अंदर घुसना आसान नहीं होता। एक छोटे कद की सुंदर कोकेशियान महिला ने कहा, बॉस शॉन, अभी ज्यादा उत्साहित मत होइए। हालांकि हम लूव्र के भूमिगत महल में पहुंच गए हैं, फिर भी अंदर कई जाल हैं। हमें इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। बॉस शॉन नाम के अधेड़ आदमी ने हंसते हुए कहा, छोटी मछली, तुम हमेशा इतनी सतर्क रहती हो। लेकिन निश्चिंत रहो, हमने इस ऑपरेशन की इतने लंबे समय से तैयारी की है, हर तरह की परिस्थितियों का, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों का भी ध्यान रखा है। तो यह ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा, बस अपने हिस्से का इंतजार करो। अंधेरे में छिपे यान फेई का दिल धड़क उठा। उनकी बातचीत से उसे अंदाजा हुआ कि वे लूव्र के कर्मचारी नहीं थे,
बल्कि संग्रहालय में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे। क्या उनका मकसद जंग लगी डिस्क को भी हथियाना था? क्या वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहा था? वरना वे इस नाजुक घड़ी में यहाँ क्यों आए? उम्र के साथ कर्कश होती एक और आवाज आई, शॉन, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हम ये चोरी कर पाएंगे या नहीं। मेरी चिंता कुछ और है। क्या तुम्हें लगता है कि लूव्र में प्रदर्शित मोनालिसा असली है? हम कला के विशेषज्ञ नहीं हैं। अगर पेंटिंग चुराने की इतनी कोशिश करने के बाद भी मालिक हमें बता दे कि यह नकली है और पैसे देने से मना कर दे, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? बॉस शॉन ने तपाक से जवाब दिया, ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम अपने मालिक की खुफिया जानकारी और जरूरतों के आधार पर पेंटिंग चुराने आए हैं, इसलिए चाहे हम असली पेंटिंग चुराएं या उसकी नकल, उसे हमें पैसे देने ही होंगे। अगर नहीं, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे समझ आ जाए कि गुस्से में शॉन कितना भयानक हो सकता है। इस रहस्योद्घाटन पर यान फेई को समझ में आया कि हालांकि काले कपड़े पहने ये तीनों लोग एक ही काम करते थे, लेकिन उनका लक्ष्य रस्टी डिस्क नहीं बल्कि लूवर के 3 खजानों में से एक मोनालिसा था। वे साथी चोर थे, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन नहीं थे। लिटिल फिश नाम की उस महिला ने कहा, बॉस, अभी उस बात पर चर्चा करने का समय नहीं है। पहले सामान चुराने पर ध्यान दें। आज रात के दुर्लभ और खराब मौसम के कारण बाहर गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लग गई है, जिससे हम अंदर आ पाए हैं। अगर हम देर करते हैं और बाहर मौसम सुधर जाता है, तो शायद हम बाहर न जा पाएं। शॉन ने तुरंत कहा, लिटिल फिश सही कह रही है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, चलो शुरू करते हैं। ये मूसलाधार बारिश अजीब है और कौन जाने कब रुकेगी। अगर बारिश रुकने से पहले हम इसे नहीं पा सके, तो शायद हम यहाँ से निकल ही न पाएं। फिर शॉन ने अपने कान में ईयरपीस लगाया और कहा, किट्टी, क्या तुम तैयार हो? पता चला शॉन बाहर अपने तकनीशियन से बात कर रहा था, और किट्टी नाम की यह महिला भी एक महिला है। हालांकि उसकी आवाज बहुत धीमी थी और सिर्फ ईयरपीस से ही आ रही थी, लेकिन यानफी की भयानक श्रवण शक्ति के कारण वह बहुत साफ थी। ईयरपीस पर एक कर्कश किंतु मोहक महिला की आवाज सुनाई दी, बॉस, मैं यहाँ पूरी तरह तैयार हूँ। बॉस ने कहा, किट्टी, आज रात की योजना पर हमारे साथ फिर से विचार करो, ताकि हम कोई महत्वपूर्ण कदम न भूल जाएं और अंतिम बाधा पर असफल न हो जाएं। किट्टी नाम की उस महिला ने आलस से कहा, बॉस, आपकी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है और आप ज्यादा सभ्य भी नहीं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बॉस होने के बावजूद हमारे सामने बस एक अगुआ की तरह हैं, और बॉस जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। खैर, ठीक है, मैं आपके साथ हमारी कार्ययोजना पर एक बार फिर चर्चा करूंगी। किट्टी ने कहा, हमने अपने नियोक्ता से एक काम लिया है, यानी लूवर संग्रहालय से विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा की मूर्ति चुराना। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी और तैयारी शुरू कर दी थी। बाद में जब हमें पता चला कि उस मृत फ्रांसीसी ने अपने जीवन भर का संग्रह लूवर को दान कर दिया है, तो हमने चुपचाप दान की गई कलाकृतियों में से एक में एक सिग्नल एनहांसर लगा दिया और इन दान की गई कलाकृतियों का उपयोग करके सिग्नल एनहांसर को लूवर के अंदर पहुंचाया। शॉन ने हंसते हुए कहा, किट्टी, मुझे फिर से समझाओ, हमने लूवर के अंदर वह सिग्नल एनहांसर क्यों भेजा? किट्टी ने आह भरते हुए कहा, बॉस, आप। खैर, मुझे फिर से कहने दो। सुरक्षा कारणों से लूवर ने प्रदर्शनी क्षेत्र में बाहरी विद्युत चुंबकीय संकेतों के विरुद्ध एक बहुत ही कड़ी नाकाबंदी कर रखी है। इसके अलावा लूवर एक स्वतंत्र नेटवर्क का उपयोग करता है जो बाहर से जुड़ा नहीं है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में मैं बाहर से उनके नेटवर्क पर आक्रमण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं अपनी तकनीक से लूवर के अंदर पहुंच सकती, तो मैं आसानी से उनके नेटवर्क पर आक्रमण कर सकती और अंदर की हर चीज को नियंत्रित कर सकती। हालांकि संग्रहालय में प्रवेश करने वाले आगंतुकों की लूवर की सुरक्षा जांच बहुत सख्त है, और हम कोई भी ऐसा सिग्नल उपकरण नहीं ला सकते जो बाहरी दुनिया से जुड़ सके। लिटिल फिश ने भी समझाना शुरू किया, सौभाग्य से हमें उस मृत फ्रांसीसी द्वारा लूवर को दिए गए दान के बारे में पहले से पता था, इसलिए हमने उन दान की गई कलाकृतियों में पहले से ही एक सिग्नल एनहांसर लगा दिया था। दान के कारण इन कलाकृतियों की पूरी तरह से जांच नहीं हो पाए और ये लूवर के गोदाम में पहुंच गईं। ये सिग्नल एनहांसर एक विशेष आवृत्ति बैंड का उपयोग करके लूवर की नाकाबंदी को तोड़कर कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से संवाद कर सकता है। ये पहले सक्रिय नहीं था, लेकिन हमने इसे आज रात ठीक 10 बजे स्वचालित रूप से चालू करने के लिए सेट किया है।
इसके चालू होते ही सिस्टर किटी कंप्यूटर का उपयोग करके इस सिग्नल एनहांसर से जुड़ सकेंगी और फिर लूवा के नेटवर्क में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर सकेंगी। किट्टी ने कहा, बॉस, हमारी किस्मत अच्छी है, दान की गई कलाकृतियों का भंडारण लूवा के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मैंने सिग्नल एनहांसर का फायदा उठाया और उनके नेटवर्क में घुसपैठ करके उनके निगरानी वीडियो पर नियंत्रण कर लिया है। प्रवेश द्वार पर लगे 2 निगरानी कैमरों को देखिए, वे आपको देखकर सिर हिलाएंगे। शॉन को शक हुआ, लेकिन उसने अपना सिर बाहर निकाला और सचमुच प्रवेश द्वार पर लगे 2 निगरानी कैमरों को ऊपर नीचे हिलते हुए देखा। शॉन ने उत्साह से कहा, किट्टी, तुम कमाल हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर निगरानी करने वाले लोग अब हमें नहीं देख पाएंगे? किट्टी ने गर्व से कहा, बॉस, निश्चिंत रहें, मैंने उनके नेटवर्क पर कब्जा कर लिया है। अभी मैं उनके लिए एक रिकॉर्ड की गई स्थिर छवि 30 सेकंड की एक लूपिंग फुटेज चला रही हूं। अगर आप उनके मॉनिटर के ठीक नीचे खड़े भी हो जाएं, तो भी वे आपको नोटिस नहीं करेंगे। तभी शॉन आत्मविश्वास से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और दरवाजे के पास लगे निगरानी कैमरे के नीचे अपना नितंब हिलाते हुए मुंह बनाया। किट्टी ने हंसते हुए कहा, बॉस, आपको डाइटिंग करनी होगी और वजन कम करना होगा, आपका बट बहुत बड़ा है। शॉन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकता, तो पैसे कमाने का क्या मतलब है? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने सामने के दरवाजे से एक क्लिक की आवाज सुनी, जो थोड़ा सा खुला था। छोटी मछली और आवाज से कर्कश मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे आकर दरवाजे को धक्का दिया, उसे खोल दिया और उन तीनों ने पहले अंदर की स्थिति का निरीक्षण किया, फिर सावधानी से अंदर प्रवेश किया। बाहर आकर किट्टी बोली, तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ, जब तक अंदर बैठे सुरक्षाकर्मी तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, भले ही तुम अंदर नाचो। अंदर घुसते ही शॉन और बाकी लोग थोड़ा घबरा गए और स्वाभाविक रूप से अंदर नाचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे तीनों गलियारे में दाखिल हुए, यान फेई चुपचाप बाहर आए और उनके पीछे गलियारे में चली गई। किट्टी चोरों की तिकड़ी के लिए रास्ता साफ करने में व्यस्त थी। उसने देखा ही नहीं कि एक मछुआरा पीछे पीछे आ रहा था, जो मौके का फायदा उठाने की फिराक में था। यान फेई इत्मीनान से चोरों की तिकड़ी के पीछे पीछे चल रहा था और उन इलेक्ट्रॉनिक गेटों से गुजर रहा था जो पहले बंद थे। आगे बढ़ते हुए उसने ऑक्सिलरी ब्रेन पर 3D मैप देखा और पाया कि चोरों का रास्ता असल में उसके रास्ते जैसा ही था। उसने मैप देखा और पाया कि जिस विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा को चोर चुराने की योजना बना रहे थे, वह उसके आगे वाले रास्ते पर थी। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि वह किट्टी की तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करके कई समस्याओं से बच सकता था और किसी की नज़र में नहीं आ सकता। तीनों चोर आगे बढ़े। तकनीशियन किट्टी उन्हें रास्ता दिखाने और गश्त कर रहे गार्डों से बचने में मदद कर रही थी। साथ ही वह उनके निशान भी साफ कर रही थी। वे तेजी से लूव्र संग्रहालय के मुख्य क्षेत्र में घुस गए। लूव्र संग्रहालय में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसने तकनीक की शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता शुरू कर दी है और सभी सुरक्षा उपाय नवीनतम तकनीक से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन उच्च तकनीकी समाधानों ने लूव्र के सुरक्षा दबाव को कम किया, लेकिन तकनीक पर उनकी अत्यधिक निर्भरता ने उनकी बुनियादी सतर्कता को भी कम कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से चोरों का एक नौसिखिया समूह उनकी जानकारी के बिना ही मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ कर गया था। यान फेई दूर से ही 3 चोरों के समूह का पीछा कर रहा था। चोरों की तिकड़ी कई चौकियों को पार करते हुए आखिरकार मोनालिसा वाली गैलरी में पहुंच गई। शॉन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। किट्टी, हमने मोनालिसा देख ली है। क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर के सारे जाल वाकई निष्क्रिय हो गए हैं? हल्की हंसी के साथ किट्टी ने जवाब दिया, बॉस, निश्चिंत रहें। ये गैलरी लूव्र का एक अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र है। बंद होने के बाद ये स्वतः ही अलर्ट की स्थिति में आ जाता है। अगर कोई अंदर घुसता है, तो फर्श पर लगे प्रेशर डिटेक्टर घुसपैठिए का पता लगा लेंगे और इंफ्रारेड अलार्म बज उठेगा। बिना उपकरणों वाला एक सामान्य व्यक्ति इंफ्रारेड किरणों का पता नहीं लगा पाएगा, और अगर कोई किरणों को छूता है, तो छत से एक लोहे का पिंजरा गिर जाएगा, जिससे घुसपैठिया अंदर फंस जाएगा। हालांकि मैंने इंफ्रारेड अलार्म डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया है, इसलिए अब आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं गारंटी देती हूं कि कोई जाल नहीं फंसेगा। कांच के दरवाजे के पीछे विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को देखते हुए शॉन ने गहरी सांस ली, फिर तेजी से आगे बढ़ा। वह मोनालिसा के चारों ओर लगे सुरक्षात्मक कांच के पास पहुंचा और जब कुछ नहीं हुआ,
तो ये पुष्टि हो गई कि कमरे के सभी तंत्र वास्तव में किट्टी द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए थे, जिससे उसने राहत की सांस ली। सीन ने सुरक्षात्मक ग्लास की कठोरता की पुष्टि करने के लिए उसे थपथपाया, फिर अपने बैग से डक्ट टेप का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसका उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास को जोड़ने के लिए किया। उसके बाद ग्लास पर एक प्लास्टिक विस्फोटक रख दिया। फिर शॉन पीछे हट गया और लिटिल फिश को इशारा किया, जिसने समझ लिया और रिमोट कंट्रोलर निकालकर उसका एक बटन दबा दिया। गैलरी के अंदर एक तेज अलार्म बजा और फिर जैसे ही छत हिली, एक लोहे का पिंजरा नीचे गिरा, जिसके नीचे शॉन फंस गया। शॉन को लोहे के पिंजरे में बंद देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, छोटी मछली, क्या हो रहा है? लिटिल फिश ने रिमोट कंट्रोलर फेंक दिया, पिस्तौल निकाली और शॉन पर तानते हुए कहा, बॉस, मुझे माफ करना। दरअसल मैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का एक खुफिया एजेंट हूँ। मेरा मकसद आपराधिक संगठन में अंडरकवर होकर डकैती के दौरान तुम सबको पकड़ना था। शॉन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह चिल्लाया, छोटी मछली, मैंने तुम्हारे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया, अपनी छोटी बहन जैसा। तुम एक अंडरकवर पुलिस कैसे हो सकती हो? तुम मुझे धोखा क्यों दोगी? छोटी मछली ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कर्तव्य कहता है, कृपया मुझे क्षमा करें। उनके बगल में बैठे अधेड़ आदमी ने अचानक दहाड़ लगाई और लिटिल फिश पर टूट पड़ा, जिसने बंदूक की नाल घुमाए और एक ही गोली से अधेड़ आदमी को जमीन पर गिरा दिया। लिटिल फिश की गोली उस आदमी के सीने में जा धंसी और वह खून थूकने लगा, सांस लेने से ज्यादा हाँफ रहा था। जाहिर था कि अब वह इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यान फेई, जो दूर से पीछा कर रहा था, सब कुछ जानता था और उसे चोरों की तिकड़ी के भीतर इस आंतरिक संघर्ष की उम्मीद नहीं थी, जिसमें एक अंडरकवर पुलिस वाला भी शामिल था। यह मोड़ बिल्कुल अप्रत्याशित था। हालांकि उसका चोरों की तिकड़ी से कोई संबंध नहीं था और उसने किसी भी पक्ष की मदद करने की कोई जरूरत नहीं समझी। गैलरी से तेज अलार्म की आवाज सुनकर बाहर के गार्डों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निगरानी फुटेज पर भरोसा न करते हुए वे तेजी से मोनालिसा गैलरी की ओर बढ़े। उन्होंने अंदर की अराजकता देखी और गार्डों ने तुरंत लिटिल फिश और शॉन पर अपने हथियार तान दिए और जोर से चिल्लाकर लिटिल फिश से हथियार नीचे गिराने को कहा। छोटी मछली ने सावधानी से अपना हथियार नीचे रखा और फ्रेंच में कहा, मैं एक विशेष कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की एजेंट हूं। मुझे आपके वरिष्ठ से मिलना है। पिंजरे के अंदर मौत की तरह पीला पड़ा शॉन उम्मीद नहीं कर रहा था कि पहली बार बाहर निकलते ही उसकी टीम का एक अंडरकवर उसे धोखा देगा और उसने अपने एक दोस्त को मरते भी देखा था। अब घिर जाने पर उसे यकीन हो गया था कि वह बच नहीं सकता। जेल में बिताई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। उसने माइक्रोफोन पर कहा, किट्टी, मुझे माफ करना, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। यहां से निकल जाओ और मेरी चिंता मत करो। याद रखना, एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर लेना और अब इस तरह का काम मत करना। माइक्रोफोन पर चिंतित किट्टी ने जवाब दिया, बॉस, हार मत मानो। मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालूंगी। शॉन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने माइक्रोफोन निकाला और उसे पैरों तले कुचल दिया, जिससे बाहर खड़े लोगों के लिए कोई सुराग नहीं बचा। यान फेई को उम्मीद नहीं थी कि उसे एक मुफ्त शो देखने को मिलेगा। आगे चल रहे चोर दस्ते के सामने एक नाटकीय दृश्य सामने आया। एक सदस्य पलट गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया और तीसरा फंस गया, जिससे आगे मोनालिसा गैलरी लूवर संग्रहालय के सुरक्षाकर्मियों से भर गई। आगे रास्ता अवरुद्ध देखकर यान फेई ने एक चक्कर लगाने का फैसला किया। हालांकि अब उसके पास रास्ता दिखाने वाले चोर नहीं थे, फिर भी यान फेई सहायक मस्तिष्क द्वारा उपलब्ध कराए गए त्रिआयामी मानचित्र पर भरोसा कर सकता था। वह इस मानचित्र के आधार पर आगे बढ़ा और हालांकि उसे कुछ अतिरिक्त रास्ते अपनाने पड़े, फिर भी वह अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा। चोर दस्ते की तकनीकी सहायता के बिना यान फेई के निगरानी कैमरों और सीलबंद दरवाजों द्वारा रोके जाने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। हालांकि किस्मत उसके साथ थी। लूवर संग्रहालय के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे कोई और अवरोधक दरवाजा नहीं मिला, बल्कि वहां और भी निगरानी कैमरे थे। किट्टी के हस्तक्षेप के बिना यान फेई निगरानी कर्मियों द्वारा निश्चित रूप से खोज लिया जाता। लेकिन यान फेई पूरी तरह तैयार था। उसकी नजरें तेज थीं, जैसे ही उसे कोई निगरानी कैमरा दिखाई देता, वह पूरी तेजी से उसके पास से निकल जाता। निगरानी कर्मी मोनालिसा गैलरी में गिरफ्तारी अभियान पर केंद्रित थे, इसलिए उन्होंने दूसरी गैलरियों पर कम ध्यान दिया। इसके अलावा यान फेई की तेज चाल के कारण वो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता। अगर उन्हें वीडियो में कोई परछाई भी दिखाई देती, तो वे उसे एक भ्रम समझते और आगे जांच नहीं करते।
न ही वे लूव्र संग्रहालय पर किसी और हमले की संभावना पर विचार करते। सहायक मस्तिष्क से प्राप्त त्रि-आयामी मानचित्र के मार्गदर्शन में यान फेई आगे बढ़ा। एक और मार्ग से नीचे उतरने के बाद वह विशाल भूमिगत परिसर में पुनः प्रवेश कर गया। उस गैलरी के स्थान को मिलाकर जहां लूव्र संग्रहालय दिन के समय दान की गई कलाकृतियों को स्वीकार करता था और आसपास के मार्गों का विस्तार करते हुए उसने उन कमरों को हटा दिया जहां कलाकृतियों के रखे जाने की संभावना नहीं थी। सहायक मस्तिष्क द्वारा बार बार गणना करने के बाद उसने अंततः ये पता लगा लिया कि दान की गई कलाकृतियां सबसे अधिक कहाँ रखी गई थी, कुछ छिपे हुए भूमिगत गोदामों में। भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करते ही निगरानी कैमरों की संख्या कम हो गई, जिससे यान फेई को अपनी गतिविधियों में आसानी हुई। वह तेजी से उन कमरों के पास पहुंचा जिन पर सहायक मस्तिष्क को संदेह था। एक विशेष मिश्र धातु खंजर से दरवाजे खोले और अंदर घुस गया। न तो जंग लगी डिस्क मिली और न ही दान की गई कलाकृतियां। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। आसपास के कई कमरों में झांकने के बाद उसने पाया कि वे सभी खाली थे। तभी यान फेई को एहसास हुआ कि यहाँ निगरानी इतनी ढीली क्यों थी और जब वह अंदर घुसा तो अलार्म क्यों नहीं बज रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इमारत खाली पड़ी थी। हालांकि यान फेई निराश नहीं हुआ। सहायक मस्तिष्क द्वारा इन कमरों का उद्देश्य निर्धारित करने के बाद डेटा और भी पूर्ण हो गया और उसने अपनी गणनाएं जारी रखीं और कुछ और संदिग्ध गैलरियों की पहचान की जिनकी संभावना और भी ज्यादा थी। 3D मानचित्र की जांच करते हुए यान फेई ने देखा कि ये गैलरियां जमीन के नीचे गहराई में थीं, लेकिन उसके वर्तमान स्थान से ज्यादा दूर नहीं थीं। इसलिए वह सावधानी से वहां गया। निगरानी कैमरे ज्यादा संख्या में थे, लेकिन उसने तेजी से उन सब से बच निकला। यान फेई ने भूमिगत दीर्घाओं की तलाश जारी रखी, लेकिन उसे अपना लक्ष्य नहीं मिला। जब वह एक पत्थर की दीवार के पास आखिरी संदिग्ध दीर्घा में पहुंचा, तो उसने पाया कि वह एक विशाल हॉल था जिसमें अलग अलग आकार की अलमारियां रखी थीं, जिनमें अज्ञात कलाकृतियां रखी थीं। सबसे पीछे एक अलमारी के ऊपर जंग लगी डिस्क बेतरतीब ढंग से रखी हुई थी, और साफ तौर पर जिसने भी उसे वहां रखा था उसे इसकी कोई कदर नहीं थी। आखिरकार अपनी मनचाही वस्तु पाकर यान फेई बहुत खुश हुआ और जंग लगी डिस्क को यूनिवर्सल स्पेस में रखने के लिए आगे बढ़ा। अचानक कमरे के अंदर एक हल्की झपकी हुई और सारी बत्तियां बुझ गईं। तभी उसने जमीन पर एक असामान्य कंपन और पत्थर की दीवार से एक अजीब सी गड़गड़ाहट महसूस की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पत्थर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा अंदर से बाहर की ओर ढहने लगा और उसके बाद दीवार से एक तेज घूमती हुई ड्रिल बिट की नोक निकली। ये ड्रिल तेजी से आगे बढ़ी, इसका पिछला भाग बड़ा होता गया और जैसे जैसे ये दीवार में छेद को चौड़ा करती गई, एक विशाल स्टील फ्रेम उभरा। यह एक विशेष मिश्र धातु से बना बख्तरबंद राक्षस था जो भूमिगत होकर बिल बनाने में सक्षम था। यान फेई की नजर असाधारण थी। बिजली गुल होने के बावजूद वह बुझे हुए बल्बों की आभा से हॉल में हो रहे बदलावों को भांप सकता था। जैसे ही उसने विशाल बख्तरबंद राक्षस को देखा, उसे मुसीबत का आभास हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने जंग लगी डिस्क को पकड़कर उसे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में खींच लिया। तभी उसने राक्षस के बगल से एक विचित्र बेलनाकार गोला निकलता देखा जिसमें आग की एक चमक थी और गोलियों की बौछार तेजी से निकल रही थी। उनका निशाना यान फेई था जो पूरी गति से दौड़ रहा था। यान फेई चौंक गया। उसके पीछे अचानक एक ढाल जो महीन इस्पात से बनी थी प्रकट हुई और आती हुई गोलियों को रोक रही थी। अप्रत्याशित रूप से उस विचित्र सिलेंडर से निकली गोलियां बड़े कैलिबर की थीं, बिल्कुल ड्रोन की नौसैनिक तोप जैसी, प्रत्येक 30 मिलीमीटर की। इसके अलावा सिलेंडर से भारी विनाशकारी शक्ति वाले कवच भेदी गोले दागे जा रहे थे। यान फेई की महीन इस्पात ढाल 30 मिलीमीटर के कवच भेदी गोलों का सामना नहीं कर सकी जो सीधे उसे भेद गए। हालांकि यान फेई के शरीर ने गोलियों को चकमा दिया, लेकिन उनमें मौजूद प्रचंड गतिज ऊर्जा ने उसे दूर उड़ा दिया और दूर एक दीवार से टकरा गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और अजीब तरह से खुद को संभाला। विचित्र सिलेंडर ने गोलियों की बौछार कर दी जिससे यान फेई उड़ गया और फिर तेजी से घूमकर उस पर फिर से निशाना साधा। अपनी अपार शक्ति के बावजूद यान फेई न तो मानवीय सीमा को पार कर पाया था और न ही उसे दैवीय शक्ति प्राप्त हुई थी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से वह 30 मिलीमीटर के कवच भेदी गोले के हमले का सामना नहीं कर सका। यह महसूस करते हुए कि सिलेंडर फिर से उसे निशाना बना रहा है, यान फेई तुरंत हॉल के बाहर गलियारे के कोने में लुढ़क गया और खुद को नजरों से छिपा लिया। बख्तरबंद राक्षस ने यान फेई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर उसकी ड्रिल बिट बाहर की ओर घूमती रही।
जैसे ही उसका शरीर पत्थर की दीवार से लगभग बाहर निकला, उसने खुद को आकार में एक पनडुब्बी जैसा दिखाया, लेकिन उसके नीचे दो विशाल ट्रैक थे। मजबूत ड्रिल बिट से लगातार जमीन में छेद करने वाली विशाल पटरियों द्वारा संचालित, यह विशालकाय चीज वास्तव में जमीन के नीचे चल सकती थी। यान फेई ने पहले एक विज्ञान पत्रिका पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कुछ देश एक नए प्रकार के हथियार पर शोध कर रहे हैं, एक प्रकार का बख्तरबंद राक्षस जो भूमिगत रूप से घूम सकता है, चुपचाप दुश्मन की सीमा के पीछे घुसकर तबाही मचा सकता है। इस बिल्कुल नए प्रकार के हथियार को शोधकर्ताओं ने भूमिगत पनडुब्बी कहा था। यान फेई ने शुरू में सोचा था कि ऐसी भूमिगत पनडुब्बियां विशुद्ध रूप से प्रयोगशाला की कल्पना मात्र है और जल्द ही साकार होने की संभावना नहीं है, लेकिन वह वहां था, अपनी आंखों से एक पनडुब्बी को देख रहा था। जैसे ही पनडुब्बी ने अपना अधिकांश शरीर पत्थर की दीवार से बाहर निकाल लिया, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उसके बगल में एक धातु का दरवाजा खुला और पूरे कवच पहने दो लोग बाहर निकले। फिर पनडुब्बी की पेट की बत्तियां जल उठीं, जिससे हॉल का अंदरूनी हिस्सा दिन के उजाले जैसा जगमगा उठा। दोनों बख्तरबंद सैनिक अभी जमीन पर उतरे ही थे और उन्हें अभी कोई हरकत करने का मौका भी नहीं मिला था कि यान फेई, जो बाहरी गलियारे में कोने में छिपा बैठा था, अचानक प्रकट हो गया। लेकिन इस बार यान फेई बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं था। वह कंधे पर एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर लिए पत्थर की दीवार में फंसी पनडुब्बी पर निशाना साध रहा था, और जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, एक रॉकेट सीधा पनडुब्बी की ओर उड़ता हुआ निकल गया। freewebnovel.com। पनडुब्बी को उम्मीद नहीं थी कि यान फेई इतना भारी भरकम पीआरजी रॉकेट लॉन्चर ले जा सकेगी, इसलिए उसने यहां रुकने का जोखिम उठाया और अपने कर्मियों को उतार दिया, जिससे अब वह एक अजीब स्थिति में फंस गई। अपनी मौजूदा हालत में वह रॉकेट को चकमा नहीं दे सकती थी। पनडुब्बी का अगला ड्रिल बिट बेहद सख्त था और रॉकेट उसे भेद नहीं पाता, इसलिए यान फेई का निशाना पनडुब्बी का वह दरवाजा था जो अभी अभी खुला था। रॉकेट तेजी से पनडुब्बी के दरवाजे से टकराया और अंदर ही फट गया, जिससे असाधारण रूप से उन्नत पनडुब्बी पूरी तरह नष्ट हो गई। इस विस्फोट से पनडुब्बी में मौजूद गोला बारूद में विस्फोटक विघटन की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिससे खोदी गई सुरंग में लगातार भयंकर विस्फोट हुए और सुरंग तेजी से बड़ी होने लगी। भीषण विस्फोटों ने पास की भूमिगत संरचना में दरार डाल दी, जिससे एक विशाल छेद बन गया जिससे पानी की धाराएं फूट पड़ीं। इससे पहले हुए विस्फोटक विघटन ने अनजाने में सीन नदी के मार्ग को तोड़ दिया था, जिससे नदी का पानी लूव्र संग्रहालय की भूमिगत संरचनाओं में बेतहाशा बहने लगा था। यान फेई स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरपीजी रॉकेट का विस्फोट इतनी भयावह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म देगा, लेकिन वह जल्दी से संभला और जंग लगी डिस्क को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से दोनों बख्तरबंद सैनिक भी उतने ही तेज थे। पनडुब्बी को नष्ट होते देख वे बिना किसी हिचकिचाहट के जंग लगी डिस्क की ओर दौड़ पड़े। इन दोनों बख्तरबंद सैनिकों की हरकतों से साफ जाहिर था कि वे यान फेई के लक्ष्य को साझा करते थे, जंग लगी डिस्क को हासिल करना। यान फेई ने सोचा था कि उसकी गति पहले से ही काफी तेज है, लेकिन दोनों बख्तरबंद आदमी भी कम नहीं हुए। वे लगभग एक ही समय में जंग लगी डिस्क तक पहुंच गए। यान फेई ने जोर से रॉकेट लॉन्चर फेंका, जो अभी भी उसके कंधे पर था, जिससे एक बख्तरबंद आदमी को चोट लगी। रॉकेट लॉन्चर की चपेट में आने से बख्तरबंद आदमी लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दूसरे बख्तरबंद आदमी ने अपने साथी की परवाह न करते हुए जंग लगी डिस्क तक पहले पहुंच गया। गुस्से से दहाड़ते हुए यान फेई ने अचानक गति बढ़ा दी और जंग लगी डिस्क को पकड़ने की कोशिश की। यान फेई और आर्मर्ड मैन दोनों ने एक साथ जंग लगी डिस्क को पकड़ लिया और तभी कमरे में एक तड़क की आवाज गूंजी और रोशनी तेज हो गई। पता चला कि लूवर की बिजली कटने के बाद बैकअप पावर सप्लाई आखिरकार चालू हो गई, जिससे रोशनी वापस आ गई। यान फेई ने अपने सामने खड़े बख्तरबंद आदमी को देखा, जो सिर से पांव तक प्राचीन कवच पहने हुए था और उसके हेलमेट से सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन काल का कोई योद्धा अचानक आधुनिक युग में प्रकट हो गया हो। फिर भी उनका रूप रंग अनोखा था, जो एक आधुनिक भूमिगत पनडुब्बी पर सवार होकर आ रहे थे। परंपरा और आधुनिकता का यह मिश्रण एक बहुत ही भयावह दृश्य बना रहा था, और बख्तरबंद आदमी ने भी यान फेई का असली चेहरा देख लिया। हालांकि यान फेई अभी भी 2 मीटर लंबा एक विशालकाय व्यक्ति लग रहा था, जिसके चेहरे पर एक भयानक भूतिया मुखौटा था। एक प्राचीन इमारत के भूमिगत भाग में अचानक ऐसे भयानक नकाबपोश विशालकाय व्यक्ति से सामना होना बख्तरबंद आदमी के लिए एक गहरा सदमा था। रोशनी आने के बाद दोनों पक्षों ने अपने दुश्मन का भयानक रूप साफ देखा और उनके दिलों में स्तब्धता छा गई। फिर भी उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हाथों में ताकत भर दी,
और जंग लगी डिस्क को पकड़ने के लिए उत्सुक हो गए। किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। एक हाथ डिस्क को छीनने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ जोर से टकराने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें पता चला कि दूसरे की ताकत एक उफनती सुनामी की तरह थी, भयानक रूप से शक्तिशाली। यान फेई ने शुरू में सोचा था कि उसकी वर्तमान शक्ति बहुत बड़ी है और दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति से मुकाबला करना नामुमकिन था जिसके पास जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर बैठे विशेषज्ञ से ज्यादा ताकत हो। उसे पता नहीं था कि इस कवचधारी व्यक्ति, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि एक ही वार से उसका शरीर सुन्न हो जाता था और जंग लगी डिस्क पर उसकी पकड़ लगभग छूट जाती थी। यान फी को यह एहसास नहीं था कि कवचधारी पुरुष और भी ज्यादा हिल गया था। वह कई वर्षों से जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर था और खासकर हाल के वर्षों में उसने धीरे धीरे दिव्य क्षेत्र के कुछ रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया था, जिससे उसे कुछ अनोखी क्षमताएं प्राप्त हुई थीं और इसलिए उसकी शक्ति जन्मजात क्षेत्र के किसी भी सामान्य विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। उसे आश्चर्य हुआ कि भूतिया मुखौटे वाले इस दानव की शक्ति भी उससे कम नहीं थी, जिससे ऐसी आघात तरंगें उठ रही थीं कि उसका खून खौल उठा और लगभग मुंह में ताज़ा खून थूकने लगा। हथेलियों के टकराव में दोनों बराबरी पर थे, जिससे वे अंदर से स्तब्ध रह गए। हालांकि जंग लगी डिस्क एक ऐसी वस्तु थी जिसे पाने के लिए दोनों पक्ष बेताब थे और कोई भी उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत झोंक दी, एक और हथेली से भिड़ने के लिए तैयार। उसी समय एक और बख्तरबंद आदमी, जिसे यान फेई ने आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से गिरा दिया था, ऊपर चढ़ा। हाथ में एक चौड़ी लंबी तलवार लेकर उसने उसे यान फेई की ओर घुमाया। यान फेई अब दोनों मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा था, खुद को बेहद खतरे में पाया। हालांकि यान फेई युद्ध में अनुभवी था, वह घबराया नहीं। एक हाथ में जंग लगी डिस्क को मजबूती से पकड़े हुए उसने अचानक दूसरे हाथ से अपने हमले की दिशा बदल दी। बख्तरबंद आदमी से सीधे टकराने के बजाय उसने उस आदमी की छाती पर वार किया। उसकी हथेली का वार कोई साधारण वार नहीं था। उसने एक ही वार में बख्तरबंद आदमी के सीने के कवच को भेद दिया, फिर उसकी छाती तक पहुंच गया, जिससे बख्तरबंद आदमी को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि यान फेई ने बख्तरबंद आदमी को पल भर में बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन बख्तरबंद आदमी के पलटवार ने यान फेई के सीने पर सीधा वार किया। भयानक बल इतना जोरदार था कि यान फेई की लगभग सारी पसलियां टूट गईं और उसे भारी चोटें आईं। freewebnovel.com। एक ही वार में दोनों घायल हो गए। यह आपसी विनाश का एक सच्चा उदाहरण था। यान फेई की ओर से यह जानबूझकर किया गया था, अन्यथा बख्तरबंद आदमी की ताकत और इस तथ्य को देखते हुए कि यह टकराव भूमिगत हो रहा था जहां ड्रोन हमला नहीं कर सकते थे, यान फेई के लिए बख्तरबंद आदमी को जल्दी से हराना मुश्किल होता। अगर दूसरा बख्तरबंद आदमी भी लड़ाई में शामिल हो जाता तो यान फेई आज रात जंग लगी डिस्क को निश्चित रूप से नहीं ले पाता। इसलिए उसने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिससे आपसी विनाश हुआ। बख्तरबंद आदमी को उम्मीद नहीं थी कि यान फेई अपने दुश्मन के साथ भी उतना ही निर्दयी होगा और एक गलती के कारण यान फेई ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि यान फेई गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। जंग लगी डिस्क को जोर से पकड़कर वह उसे मानसिक रूप से स्तब्ध और गंभीर रूप से घायल आर्मर्ड मैन के हाथों से छीनने में कामयाब रहा। जैसे ही यान फेई ने डिस्क पकड़ी, वह मुड़ा और भागा, फिर जल्दी से और सावधानी से जंग लगी डिस्क को यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। ऐसा करने के बाद डिस्क अब कोई नहीं ले जा सकता था और हमेशा के लिए यान फेई की हो गई। जोड़ों में सहयोग। यान फेई ने जंग लगी डिस्क छीन ली और तुरंत दौड़ने के लिए मुड़ा। हालांकि दौड़ते समय वह थोड़ा लड़खड़ाया। एक पल के लिए उसकी गति धीमी हुई और जंग लगी डिस्क उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। ये क्रिया बहुत ही गुप्त और त्वरित थी। किसी ने भी यह नहीं देखा कि जंग लगी डिस्क गायब हो गई थी और यान फेई के पास फिर से प्रकट हो गई थी। भूमिगत पनडुब्बी के विस्फोट से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिससे सीन नदी का उफनता पानी लूव्र संग्रहालय की भूमिगत संरचना में घुस गया। अब तक हॉल में जमा पानी 1 मीटर से ज्यादा ऊपर उठ चुका था। हालांकि अंदर की रोशनी अभी बुझी नहीं थी, फिर भी सतह के नीचे क्या है यह अब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यान फेई तेजी से आगे बढ़ा, उसके पैर किसी बाधा से टकराते हुए प्रतीत हुए। गंभीर चोटों के कारण उसका शरीर अब उतना फुर्तीला नहीं था और उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया, पानी में गिर गया। जंग लगी डिस्क उसकी पकड़ से छूटकर गलियारे की दिशा में उड़ गई। freewebnovel.com। कवचधारी सैनिक जो यान फेई द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था और उसका पीछा कर रहा था, ने यान फेई की गलती समझ ली क्योंकि चक्रा फिर से दूर फेंका गया था और तुरंत उसका पीछा करने के लिए तेजी से मुड़ा।
इसी बीच तलवार लिए एक और कवचधारी सैनिक ने यान फेई का रास्ता रोक लिया और यान फेई को पीछे आने से रोकने के लिए अपनी तलवार बेतहाशा घुमाने लगा। गंभीर रूप से घायल कवचधारी सैनिक तेजी से आगे बढ़ा, एक लंबी चीख के साथ हवा में से चक्र छीन लिया और ऊपर गैलरी की ओर भागा। तलवारधारी बख्तरबंद आदमी यानफेई पर कड़ी नजर रख रहा था, अपनी लंबी तलवार से लगातार वार कर रहा था ताकि यानफेई भाग रहे अपने घायल साथी का पीछा न कर सके। लेकिन यानफेई निराशा में डूबा हुआ स्थिर खड़ा था, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने इतनी महत्वपूर्ण चीज फेंक दी है। भूमिगत पनडुब्बी द्वारा बनाया गया छेद पानी के बहाव के कारण तेजी से बढ़ रहा था और सीन नदी का पानी तेजी से अंदर आ रहा था। कुछ ही सेकंड में बड़े छेद से फूटते पानी ने पूरे हॉल को जलमग्न कर दिया, जिसमें यानफेई और तलवारधारी बख्तरबंद आदमी दोनों डूब गए। जैसे ही तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और सुरक्षा उपकरण चालू हुए, हॉल की सभी लाइटें बुझ गईं और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में यानफेई तेजी से उस ओर तैरा जहां बुरी तरह घायल बख्तरबंद आदमी गायब हो गया था, जबकि तलवारधारी बख्तरबंद आदमी ने हमला करने और यानफेई को रोकने के लिए तैरकर उसकी ओर कदम बढ़ाया। यानफेई ने अपनी ओर निशाना साधी गई बड़ी तलवार को चकमा दिया और फिर पानी के नीचे बख्तरबंद आदमी की हथेली पर वार किया। यानफेई स्थिर रहा, जबकि तलवारधारी बख्तरबंद आदमी का हथियार उसकी पकड़ से छूट गया और यानफेई के झटके से उसका शरीर दूर जा गिरा। उस एक ही वार से यानफेई को एहसास हुआ कि तलवारधारी यह बख्तरबंद आदमी ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि भागने वाले की तुलना में कहीं कमजोर है। इसलिए वह निश्चिंत होकर तेजी से बहते हुए तलवारधारी का पीछा करने लगा, फिर तेजी से उसका पैर पकड़कर उसे गहरे पानी में खींच लिया। तलवारधारी बख्तरबंद आदमी ने यानफेई और उसके साथी के बीच हुई आपसी चोटों को देखा था। अपने साथी की ताकत पर भरोसा करते हुए उसने सोचा कि यानफेई अपनी आखिरी सीमा पर है, इसलिए उसने उसे रोकने की पहल की ताकि आसान जीत हासिल हो सके। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद यानफेई की ताकत उसकी मौजूदा प्रतिरोध क्षमता से कहीं ज्यादा अप्रतिरोध्य रहेगी। सौभाग्य से उसके साथी ने पहले ही टास्क आइटम हासिल कर लिया था, इसलिए उसे लगा कि दुश्मन को रोकने का उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसलिए उसने यानफेई के पिछले हमले से मिले बल का इस्तेमाल करके उस इलाके से निकलने का इरादा किया, लेकिन यानफेई ने उसका पैर पकड़ लिया। यानफेई ने बख्तरबंद आदमी को पानी में खींच लिया और यानफेई की ताकत की कमी के कारण यानफेई ने उसे तुरंत नीचे खींच लिया। बख्तरबंद आदमी के अथक संघर्ष के बावजूद वह यानफेई के नियंत्रण से बच नहीं सका। हालांकि वह पानी में कुशल था, फिर भी बख्तरबंद आदमी ने आज के मिशन के लिए जानबूझकर भारी कवच पहना था, जिससे पानी के नीचे उसकी गतिविधियां बहुत सीमित हो गईं और उसकी ताकत कम हो गई। यानफेई से कमजोर होने के कारण यानफेई ने उसे जल्द ही नदी के तल पर मजबूती से जकड़ लिया। कवचधारी सैनिक ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन यानफेई ने उसे बेरहमी से दबा रखा था। जैसे जैसे कवचधारी सैनिक जोरदार संघर्ष कर रहा था, उसकी ऑक्सीजन की खपत तेजी से बढ़ रही थी, जबकि यानफेई ऑक्सीजन के इस्तेमाल से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, उसे दबाता रहा। धीरे धीरे कवचधारी सैनिक का संघर्ष कमजोर होता गया और आखिरकार वह निश्चल होकर लेट गया। तभी यानफेई ने कवचधारी सैनिक की गर्दन को जोर से पकड़कर मोड़ दिया और उसे तोड़ दिया। उस क्षण तक यानफेई को राहत की सांस नहीं मिली। हालांकि भूमिगत संरचना पूरी तरह से काली हो चुकी थी, नदी के पानी से भरी हुई थी और अब रहने लायक जगह नहीं थी। ऑक्सिलरी ब्रेन से मिले 3D मानचित्र का मार्गदर्शन लेते हुए वह ऊपर गैलरी की ओर तैर गया। यानफेई ने जंग लगे हिस्से को छीनने के तुरंत बाद उसे यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया। तभी उसे कुछ अजीब लगा, ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन ने उसे अपग्रेड एसेंशियल आइटम की प्राप्ति के बारे में सूचित नहीं किया था। विशेष वस्तुओं वाले सेक्शन में गिनती अभी भी 1/3 थी। जब उसने पहले हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय से जंग लगी चेन निकाली थी तो उसे तुरंत एक अपग्रेड एसेंशियल आइटम की प्राप्ति का संदेश मिला था, यहां तक कि प्राप्त वस्तुओं की संख्या भी दिखाई गई थी। सहायक मस्तिष्क में डेटा विसंगति का पता चलने पर यानफेई को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक जाल था और उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जो चीज हथियाई थी वह नहीं थी जो उसने टेलीविजन पर देखी थी, असली जंग लगी डिस्क पहले ही बदल दी गई थी। भूमिगत पनडुब्बी चला रहे 2 बख्तरबंद सैनिक भी जंग लगी डिस्क को हथियाने के लिए यहां आए थे और इस कमरे में उनके सीधे प्रकट होने से पता चलता था कि लूव्र संग्रहालय में उनका अपना कोई अंदरूनी सूत्र था, जिसे पता था कि डिस्क इसी कमरे में है और यही कारण था कि वे सीधे उस डिस्क की तलाश में थे। इसका मतलब था कि इस कमरे में मौजूद नकली जंग लगी डिस्क हमेशा से यहां नहीं थी,
यह आज ही किसी ने जानबूझकर बदली थी। यह अदला बदली बेहद गोपनीय थी और आम आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसके अलावा यान फेई ने घटनास्थल पर छोड़े गए निशानों से पता लगा लिया था कि वहां पहले किसी और के पहुंचने का कोई निशान नहीं था, जिसने असली लक्ष्य को छीनकर उसकी जगह नकली लक्ष्य रख दिया हो ताकि बाद में आने वालों को धोखा दिया जा सके। तब यान फेई ने अनुमान लगाया कि जंग लगी डिस्क को बदलने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि लूवर संग्रहालय का एक उच्च पदस्थ प्रबंधक था। दूसरे शब्दों में, लूवर संग्रहालय में जंग लगी डिस्क के दिखने को लेकर जो हंगामा मचा था, वह दरअसल एक साजिश थी जिसका उद्देश्य जंग लगी डिस्क में रुचि रखने वालों को, जैसे वह खुद, लुभाना और फिर एक ही बार में सबको फंसाना था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे इस तरह की वस्तु में रुचि रखने वालों को क्यों निशाना बनाते हैं, फिर भी यान फेई को तुरंत एहसास हो गया कि वह खतरे में है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इस भव्य पूर्वचिंतन को तुरंत भांप लिया था कि यान फेई ने नकली जंग लगी डिस्क को फिर से बाहर निकाला और गलती से उसे फेंकने का नाटक किया ताकि गंभीर रूप से घायल बख्तरबंद आदमी इसे प्राप्त कर सके और जानबूझकर उसे भागने दे ताकि पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का ध्यान आकर्षित किया जा सके और फिर सुरक्षित रूप से खुद बच सके। यह एक बड़ी साजिश थी और हर पहलू से की गई कोशिश को देखते हुए इस साजिश को रचने वाले की पहचान आसान नहीं थी। उनके पास जबरदस्त ऊर्जा थी, इसलिए चारे के तौर पर इस्तेमाल की गई नकली डिस्क उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। यान फेई को तो ये भी यकीन था कि नकली डिस्क में कहीं एक पोजीशन लोकेटर छिपा है। जैसे ही कोई इसे अपने ऊपर रखेगा, योजना बनाने वाले को उसकी गतिविधियों का तुरंत पता चल जाएगा। जब यान फेई युद्ध योजना बना रहा था, तो उसने इस संभावना पर विचार किया था कि लूवर संग्रहालय में जंग लगी डिस्क का दिखना किसी और का जाल हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही एक आकस्मिक योजना बना रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि यह वाकई एक साजिश है, तो उसका पहला विचार सुरक्षित रूप से पीछे हटने का था। उस बख्तरबंद आदमी को नकली डिस्क के साथ जाने देकर वह खतरे को खुद से जितना हो सके दूर कर सकता था और अपनी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकता था। यान फेई की अभी अभी बख्तरबंद आदमी से भिड़ंत हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को चोटें आईं। फिर जैसे ही उसने नकली डिस्क को टटोलने का नाटक किया, उसने तुरंत सार्वभौमिक अंतरिक्ष से काला गोला निकाल लिया और अपनी चोटों को जल्दी ठीक करने के लिए अंदर की रहस्यमयी ऊर्जा पर भरोसा किया। बहुत ही कम समय में उसने पर्याप्त युद्ध क्षमता हासिल कर ली थी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि तलवारधारी बख्तरबंद आदमी ने यान फेई की बची हुई ताकत को कम करके आंका और अंततः उसके हाथों मारा गया। गंभीर रूप से घायल बख्तरबंद सैनिक के नेतृत्व और पृष्ठभूमि में मौजूद षड्यंत्रकारियों का ध्यान आकर्षित करने के कारण यान फेई को अपनी गतिविधियों में बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए जब यान फेई सीन नदी को भरने वाली इमारत से बाहर निकला, तो उसने ऊपर की गैलरी से आती एक भयावह चेतावनी की आवाज सुनी, जिसमें पूरी तरह से सशस्त्र लड़ाकू सैनिक चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। लूवर संग्रहालय का फ्रांस के लिए बहुत महत्व था, इसलिए यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इतना ही नहीं, संग्रहालय की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हल्के और भारी हथियारों से लैस फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भी लूवर में तैनात थी। हमलावर का पता चलते ही ये सैन्य टुकड़ी उसे पकड़ने के लिए प्रचंड तूफान के बीच तुरंत आगे बढ़ने लगी। यान फेई की मौजूदा ताकत के बल पर घायल होने के बावजूद वह इन साधारण मानव योद्धाओं को आसानी से खत्म कर सकता था, चाहे उनके पास कितने भी हल्के और भारी हथियार क्यों न हो। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इन लड़ाकू कर्मियों में कोई महारथी भी है या नहीं। चूंकि यह ऑपरेशन स्पष्ट रूप से एक जाल था, इसलिए षड्यंत्रकारियों ने आक्रमणकारियों की ताकत को ध्यान में रखा होगा और एक सुरक्षित जगह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने यहां एक उच्च स्तरीय लड़ाकू बल की व्यवस्था की होगी ताकि किसी भी संभावित खजाना चोर से निपटा जा सके। अगर यान फेई ने इस पर ध्यान न दिया होता और लापरवाही बरती होती, तो वह षड्यंत्रकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता और अपनी गंभीर चोटों के कारण किसी छिपे हुए महाविशेषज्ञ द्वारा मारा भी जा सकता था। इसलिए यान फेई ने बहुत ही कम प्रोफाइल बनाए रखी और भागते हुए बख्तरबंद आदमी का इस्तेमाल दूसरों का ध्यान हटाने के लिए किया और उसी रास्ते से तेजी से वापस लौट गया जिससे वह अंदर आया था। इस बीच बख्तरबंद आदमी एक भयंकर लड़ाई में फंस गया और फ्रांसीसी सेना की घेराबंदी से खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहा। जैसे ही यान फेई एक छोटी गैलरी से गुजर रहा था, अंदर का लाउडस्पीकर अचानक चालू हो गया और एक कर्कश सेक्सी महिला की आवाज ने कहा, अरे बड़े आदमी, इधर उधर मत भागो, तुम्हारे आगे एक घात लगा है। freewebnovel.com। यान फेई चौंक गई। वह कर्कश कामुक आवाज ब्लू फॉक्स थीव्स ग्रुप की किट्टी की थी, लेकिन वह किससे बात कर रही थी?
लाउडस्पीकर से किट्टी बोलती रही, बड़े साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ आप ही, दाएं बाएं देखना बंद करो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप आगे बढ़ते रहे तो सीधे घात में फंस जाएंगे। यान फेई को यह अजीब लगा, उसने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? किट्टी ने जवाब दिया, ये सही है, यह आप हैं। यान फेई ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या ये सिर्फ मुझे याद दिलाना है कि मैं घात में न जाऊं? किट्टी ने जवाब दिया, बड़े भाई तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें तो पता ही था कि हमें पीछे पीछे चलना है। अगर मैं हमारे पीछे वीडियो की जानकारी न देख रही होती तो मैं तुम्हें हमारे पीछे पीछे आते और आसानी से घुल मिल जाते नहीं देख पाती। तुम काफी समझदार हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पहले ही बता दूं ताकि तुम किसी और के जाल में न फंस जाओ। यान फेई ने जवाब दिया, तुम मुझसे सिर्फ यही कहने के लिए बात कर रहे हो। सच कहूं तो उन लोगों की घात मेरे खिलाफ किसी काम की नहीं है।